नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम पॉलिटी से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पीसीएस के प्री एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये आप सबके बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, एसआई, बिहार दरोगा या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में पॉलिटिक्स जो क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। मैंने पूरी घटना चक्र की बुक को ही उठाया है। अब आपको लग रहा हो इसमें तो आंसर शो हो रहा है, कोई बात नहीं, आंसर शो हो रहा है। इसके एक्सप्लेन के साथ साथ मैं आपको क्या करूँगी, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे ताकि शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटी का रिवीजन कर लें। इसका लेवल आपके बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा से थोड़ा सा हाई रहेगा, लेकिन जब आप हाई लेवल की तैयारी कर लेंगे तो क्वेश्चन आपको थोड़े से सरल मिलेंगे, तो भी आसानी से कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि इस टाइम पे घटना चक्र बुक नहीं मिल पा रही है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसका पूरा वीडियो सोल्यूशन आपको करा दिया जाए। ओके, स्टार्ट करें अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था क्योंकि हमने अपने संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करेंगे ऐसा डिसीजन लिया था। तो कोई ना कोई तो रीजन होगा, इसका सबसे बड़ा रीजन था। सबसे पहली बात क्या हुआ, आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में हमने कहा था कि हम पूर्ण स्वराज हमने घोषित किया था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और ये घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1930 को अगली बार हम क्या करेंगे, अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। लेकिन हमारा भारत तो कब आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ाद हुआ। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो हमने सोचा क्यों नहीं उस देश को ऐतिहासिक रूप से, अब स्वतंत्रता तो हमें 15 अगस्त को मिल चुकी थी, 1947 को, तो 15 अगस्त को तो अपना स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, तो अब हम कैसे उस डेट को ऐतिहासिक रूप से बनाएं। तो इसलिए हमने क्या किया, 26 नवंबर 1949 को तो हमने संविधान का अंगीकरण कर लिया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया था। तो क्यों हमने किया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो राइट आंसर है आपको ऑप्शन ए। अब कांग्रेस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1825 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था मुंबई के गोकुलदास देशपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, व्योमोत्सव बनर्जी ने। कांग्रेस की पहली महिला जिसने अध्यक्षता की थी आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कब किया था, 1917 में कलकत्ता की एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। अगर आपसे पूछेगा पहली भारतीय महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो आपकी सरोजिनी नायडू जी। कब किए थे उन्होंने, 1925 का कानपुर अधिवेशन। ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस को ही 13 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को। बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन आपको जीके इस तरीके से शॉर्ट में लर्न कर सकते हैं। क्लास को कई बार देखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कई बार देखिएगा, आपको ये सारी चीज़ें रट जानी चाहिए। ओके, अभी हम सिर्फ एक क्वेश्चन में मैंने आपको कितने सारे पॉइंट लिखा दिए। आगे देखते हैं। अब हमारा क्या हो गया, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित हो गया। गणतंत्र का तात्पर्य क्या होता है, गणतंत्र का तात्पर्य होता है जो हमारे यहाँ का देश का प्रमुख है, कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद अब कैसा हो जाएगा, निर्वाचित होगा। राष्ट्रपति का पद आप वंशानुगत नहीं होगा, जैसे ब्रिटेन में महारानी का, महाराज के पद कैसे होते हैं, वंशानुगत होते हैं। लेकिन हमारे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का उल्लेख इसमें अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं। ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। क्लियर। अब द्रौपदी मुर्मू जी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा के मयूरभंज इलाके में हुआ था। इससे पहले ये कहाँ पे, इन्हें झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी रखती है। द्रौपदी मुर्मू जी को उड़ीसा का बेस्ट विधायक नीलकंठ अवार्ड भी मिल चुका है। ध्यान रखिएगा इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को। ओके, समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल है, हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं।
जो हमारा मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन जब मूल संविधान बना था उस टाइम पे कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन बाद में हमने 4 अनुसूची जोड़ी और 12 अनुसूचियाँ हो गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब आपको लगेगा कि हमने तो बहुत सारे ऐड कर लिए। अगर हमें जो भी चीज़ ऐड करते हैं उसको हम क्या करते हैं? ई का फर्स्ट, ई का इस तरीके से ऐड करते हैं। तो मूल रूप से 395 ही अनुच्छेद है। अगर इनको काउंटिंग में करते हैं तो इस अकॉर्डिंग लगभग 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। लेकिन अगर एग्जाम में पूछते तो आपको हमेशा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ ही टिक करनी है। अब जब मूल संविधान में 12 अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी, वर्तमान में कितनी है? 12। तो हमने 4 अनुसूची जोड़ी। कौन कौन सी जोड़ी? 9वीं अनुसूची को हमने कैसे जोड़ा? पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा। इसमें क्या? भूमि सुधार का वर्णन किया गया है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल कानून से जुड़ी हुई है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायत से जुड़ा हुआ है। 12वीं अनुसूची आपका 74वां संविधान संशोधन 1993 नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। पंचायत के अंतर्गत कितने विषय? पंचायत के अंतर्गत आपके 29 विषय। नगर पालिका के अंतर्गत कितने विषय? 18 विषय। ध्यान रखिएगा। नगर पालिका और पंचायत किसके अंतर्गत आता है? स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है। पंचायत से जुड़े, नगर पालिका से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को तैयार करिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ था? बंगाल में पंचायत चुनाव हुए और बंगाल के पंचायत चुनाव पूरे देश में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जो चीज़ें अपडेट रहती है, जो चीज़ें करंट में रहती है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए पंचायत चुनाव का, स्थानीय स्वशासन का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, उसको जरूर देख लीजिएगा। ओके, आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको इन सारी चीज़ों को याद करना पड़ेगा। अब हम डिफरेंट टाइप के संविधान संशोधन करते हैं। संविधान संशोधन का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 368 में हमारे यहाँ पे संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। 352 में क्या किया गया? आपातकाल का उल्लेख किया गया, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख। 356 में क्या किया गया? राज्य आपातकाल का उल्लेख किया गया है। 360 में क्या किया गया? वित्तीय आपातकाल का। अभी तक हमारे भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगा है? राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है और किस प्रदेश की बनी थी? कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो ये है सूचियाँ, इनका मिलान करिए। जैसे हमारे संविधान में सूचियाँ, केंद्र और राज्य के मत शक्तियों का वर्णन 3 सूची में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं? राज्य सूची में कितने विषय हैं? और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो आपके संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें क्या हो गए? 98 विषय हो गए। आपके राज्य सूची में 66 थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 59 विषय ही रह गए। समवर्ती सूची में आपके 47 विषय थे और वर्तमान में कितने रह गए? 52 विषय रह गए। तो इसका आप ऑप्शन मैच कर लीजिए। संघ सूची में कितने विषय? 97 विषय। तो 1 का किस में जाएगा? फर्स्ट में जाएगा। इसके अलावा सेकंड राज्य सूची में, राज्य सूची के अंतर्गत आपके 66 विषय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर? आपको ऑप्शन नहीं देखना, आपको आंसर नहीं देखना, आपको उन चीज़ों पर फोकस करना है कि जो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा, ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी के क्वेश्चन है। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की, तो एक बार अगर बीपीएससी का, क्योंकि आपको पता है कि आयोग क्वेश्चन पढ़ने का पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको चीज़ें आसानी से लर्न हो पाएंगी। क्लियर? हमारे यहाँ पे जो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मत शक्तियों को वर्णन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में संघ सूची के सभी विषयों पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची पर कानून केंद्र और राज्य सरकार दोनों बना लेगी। अगर एक ऐसी कंडीशन हो जाए, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना दे, तो उस टाइम पर समवर्ती सूची में केंद्र का कानून मान्य होता है। इसमें से कुछ ऐसे विषय रहे जिसका कहीं पे भी उल्लेख नहीं, उसमें आते हैं, वो अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आते हैं। अवशिष्ट विषय पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। जैसे साइबर क्राइम, पहले तो नहीं पता था कि भाई साइबर क्राइम हो जाएगा, डिफरेंट टाइप की हैकिंग हो रही है, डाटा लीक हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का हो रहा है, आपकी जो अभी इस टाइम पे करेंसी आ रही है, बिटकॉइन आ रहा है, इन सब पे काम कर रहा है। इन सारे विषय क्या हो गए? अवशिष्ट विषय।
तब नहीं सोचा था कि भी ऐसी प्रॉब्लम भी आएंगे जिस पे गवर्नमेंट को क्या करने पड़ेगा, रूल बनाने पड़ेंगे, कानून बनाने पड़ेंगे। तो उन सबको हम क्या कर देते हैं, अवशिष्ट विषय के अंतर्गत रख सकते हैं। क्लियर। अगला, जैसे आपको जनसंख्या, जनसंख्या किस सूची के अंतर्गत आती है, तो जनसंख्या आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। जबकि जनगणना, जनगणना किसके अंतर आती है, संघ सूची के अंतर्गत आती है। अभी इंडिया की पॉपुलेशन में कौन सी रैंक है, इंडिया चीन को पीछे छोड़ के पहले स्थान पर आ गया पॉपुलेशन के मामले में, ध्यान रखिएगा। और भारत का चीन के साथ व्यापार कैसा है, चीन के साथ हम किस तरीके का व्यापार करते हैं, हमें व्यापार में लाभ होता है कि हानि होती है, कमेंट सेक्शन में आंसर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सही शब्दों पर विचार करिए। हमारे प्रस्तावनों में शब्द है समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। तो कह रहा है सही शब्दों का क्रम कौन सा है। तो अगर अपनी प्रस्तावनाओं को अध्ययन करेंगे तो प्रस्तावनाओं में कैसे शब्द का सीक्वेंस क्या दिया गया है, हमारे संविधानों में सीक्वेंस है सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य बनाने की बात कर गई। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, सार्वभौमिक की, उसके बाद समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। प्रस्तावना, प्रस्तावना हमने किस संशोधन के द्वारा जोड़ा था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस शब्द में परिवर्तन किया गया था। प्रस्तावना का प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव में कब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। उस टाइम पे इसको क्या बोला गया था, उद्देश्य प्रस्ताव। क्या हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, हाँ। किस केस में कहा गया था, केशवानंद भारती केस में जो 1973 में होता है। प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो, संशोधन कोई भी संशोधन ऐसा ना हो कि संविधान के मूल ढांचों को परिवर्तन करते हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हो सकता है आपको चीज़ें भी लग रहा हो कि बहुत बोर हो रही, ये हो रही, लेकिन आप इन सारे शब्दों को पढ़ते जाइए, सारे क्वेश्चन को समझिए, और जो मैं पॉइंट दे रही हूँ उन सारे पॉइंट को एक बार नोट कर लीजिए, कई बार रिवाइज करिएगा, और बार बार जब क्लास देखेंगे, आगे और क्लास आएंगी उनमें रिवाइज कराती रहूँगी, तो बहुत सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी और पेपर में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द हमें कैसे जोड़ा है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने क्या बोला है, इस शब्दों को जोड़ा था। प्रस्तावना किस देश के संविधान में ली गई थी, प्रस्तावना हमने ली है यूएसए के संविधान से, क्योंकि यूएसए के संविधान में प्रस्तावना थी, लेकिन प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। कौन सी चीज़ें संविधान के स्रोत कहाँ से लिया है, इन सब का कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी। इसके साथ साथ अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने क्या क्या लिया, इसके अलावा विभिन्न देश के संविधान से हमने क्या लिया, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 का जो संविधान संशोधन है, इसे हम मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन में कैसा बहुमत चाहिए। अब आपको एक नया राज्य गठन करना है, तो नया राज्य के लिए गठन कैसा करना चाहिए, नया राज्य के लिए जो होता है कोई भी संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती। नए राज्य का गठन हम सिर्फ एक साधारण बहुमत से कर सकते हैं। इसका उल्लेख किसमें किया गया, अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 4 का जो 2 भाग है उसमें उल्लेख किया गया है कि अगर आपको नए राज्य का गठन करना है तो सिर्फ साधारण बहुमत लाइए कर सकते हैं, लेकिन नए राज्य के लिए उस राज्य से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे आप मान लीजिए यूपी को तोड़ के उत्तराखंड बना रहे हैं, तो एक बार आपको यूपी से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। यूपी अगर परमिशन दे देता है तो ठीक है, नहीं देता तो भी राष्ट्रपति अपनी इच्छा से इसका गठन कर सकता है। अनुच्छेद 1 से 4 में संघ व राज्य का उल्लेख किया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। संविधान 1 में कैसे राज्यों का गठन होगा, राज्य के क्षेत्र में सीमा परिवर्तन कैसे होगा, राज्य में नाम परिवर्तन, इन सारी चीज़ों का अधिकार किसको दिया गया, संसद को। संसद का उल्लेख किस संविधान में, संविधान का उल्लेख आपके 79 आर्टिकल में है। 80 में किसका उल्लेख है, 80 में आपके राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। 81 में किसका उल्लेख किया गया है, 81 में आपकी लोकसभा का उल्लेख किया गया है। संसद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, आपके राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये सब सम्मिलित रूप से क्या होता है, संसद। ये केंद्र की द्विसदनीय व्यवस्था है। आपने इससे पहले पॉलिटिक्स जरूर पढ़ी होगी, तो चीज़ें आपको हो सकता है कुछ ना भी समझ में आ रही हूँ, क्योंकि थोड़े से पॉइंट हाई लेवल के हैं, लेकिन आप सारी चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा। हमारे यहाँ राज्य पे कैसी होती, राज्य में भी, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ 6 राज्य हैं जहाँ पे द्विवर्णीय मतलब
विधायिका भी और विधान परिषद भी है, विधानमंडल और विधान परिषद दोनों में। वो कौन कौन से राज्य है, कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में हमने क्या किया गया, मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए, यूएसए से लिए हैं। और मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, रिट जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करती है, जबकि हाई कोर्ट आप क्या करते हैं, 126 के तहत रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, 5 विषयों पर रिट जारी करती है, लेकिन आपका हाई कोर्ट क्या करता है, 6 विषयों पर रिट जारी करता है। तो आपके जो कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, नोट कर लीजिए। आर्टिकल जो 15 है, 15, 16, 19, 29 और 30, ये अधिकार जो मौलिक अधिकार हैं सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। जो आपके विदेशी नागरिक होते हैं उनको ये अधिकार नहीं प्राप्त हैं। तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रहा है। पहला कह रहा है कि आपका भाषण व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, भाषण व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें किया गया, 19 में। अगला कह रहा है कानून के समझ क्षमता, कानून के समझ क्षमता का अधिकार भारतीयों के साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार का उल्लेख किया गया आपके अनुच्छेद 29 में। अभी मैंने आपको बताया 15, 16, 19, 29, 30 भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के अधिकार और भाषण व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर हो क्या। इसके अलावा कई बार आपसे PIL से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। PIL क्या होता है, पब्लिक इंटीग्रेशन लीग। जैसे कहा गया कि हमारे यहाँ पे जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे वो व्यक्ति पीड़ित शिकायत नहीं कर पाता, तो कोई संस्था, कोई NGO, कोई दूसरा व्यक्ति भी उसके बारे में शिकायत कर सकता है। अब जैसे एग्जांपल से समझिएगा, बहुत बार आप सबके क्या होते हैं, पेपर लीक होते हैं। अब पेपर लीक में जो अभ्यर्थी है कई बार वो शिकायत तो नहीं कर पाते कोर्ट में जाके, तो बहुत बड़े कोचिंग संस्थान, कोई संगठन, कोई व्यक्ति, कोई NGO इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई इतने सारे बच्चों का अधिकारों का हनन होता है, पेपर लीक होता है, फॉर्म फीस जाती, कन्वेंस फीस जाती है, इतने सारे उसके सपने टूटते हैं। जैसे इस टाइम पे MP पटवारी का बहुत सारे चल रहा है। एक पेपर कैंसिल होने से, पेपर में लीक होने से सिर्फ वो बच्चा नहीं, उस बच्चे के घर से जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उन सब के सपने टूटते हैं। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि कई बार PIL भी जारी की जाती हैं। PIL या कई बार क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है। क्या आप कभी मौलिक अधिकार का त्याग कर सकते हैं, नहीं। मौलिक अधिकार का कोई भी व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 21 में क्या, 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसी के अंतर्गत आपके निजता के अधिकार का भी उल्लेख किया गया है। निजता के अधिकार का मामला कब आया था, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मामला जब पुट्टास्वामी केस आया था, तो निजता का अधिकार इससे जुड़ा हुआ आया था। आज हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, इसके साथ बहुत सारे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। इन चीज़ों को कई बार पढ़िएगा, कई बार सुनिएगा और रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।